रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में आज का हमारा टॉपिक है रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कि पूंजी में से शोधन करते समय हमें कौन से नियम ध्यान में रखने होंगे, क्या प्रक्रिया हमें अपनानी होगी। आज हम देखेंगे कि यदि शोधन लाभों में से किया जाना हो तो हमें किन किन नियमों को ध्यान रखना होगा और क्या प्रक्रिया अपनानी होगी या किस तरह से हमें एंट्रीज उसकी करनी होंगी। तो लाभों में से शोधन के लिए हमें ध्यान रखना है कि लाभों में से जब भी हम शोधन करेंगे तो जितनी भी राशि हमें लेनी होगी उसमें से जितनी भी शोधन के लिए राशि चाहिए उतनी राशि हमको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करनी होगी। जैसा कि पहले बताया था कि यदि आप कैपिटल में से भी यदि आप उसका शोधन करते हैं तो भी आपको अंकित मूल्य फेस वैल्यू की कम से कम 10% के बराबर राशि आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में आपको ट्रांसफ़र करनी है। तो 10% तो हमको हमेशा ही डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करनी है, चाहे उसका शोधन पूंजी में से हो रहा हो, चाहे उसका शोधन कैपिटल में से हो। सिर्फ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी जब कन्वर्ट करने डिबेंचर्स छोड़ के बाकी किसी भी स्थिति में रिडेम्पशन है तो हमें अंकित मूल्य का कम से कम 10% के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है। और यदि शोधन हमारा लाभों में से किया जा रहा है तो हमें यह ध्यान रखना है कि जिस वर्ष से लाभ कमाना कंपनी प्रारंभ कर देती है उस वर्ष से लेकर जिस वर्ष हमें शोधन करना है उस वर्ष तक जितनी राशि का शोधन करना है उतनी राशि हमको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना और उसे मार्केट में इन्वेस्ट करना अनिवार्य होता है। इसके लिए यदि हम कंपनी के नियम देखें तो यदि कंपनी अधिनियम लागू हो गया है तो लागू होने के बाद यदि कोई डिबेंचर्स जारी किए गए हैं तो उसे ऐसे ऋण पत्रों के शोधन के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो राशि ट्रांसफ़र करेंगे वो उन लाभों में से ट्रांसफ़र करेंगे जो हमारे लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध है। यानी जो पैसा हमारा डिविडेंड डिक्लेयर के लिए अवेलेबल है, जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल फ्री प्रॉफिट्स हैं, उनको ही हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। और इसके लिए हमें पर्याप्त राशि प्रतिवर्ष क्रेडिट करनी होगी जब तक कि ऐसे ऋण पत्रों का शोधन नहीं हो जाता। यानी हर वर्ष जैसे भी हमारा लाभ कमाने वाले वर्ष से लेकर हर वर्ष जो भी आपने तय किया राशि को अपन ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिट करेंगे डीआरआर में जब तक कि ऋण पत्रों का डिबेंचर्स का शोधन हो नहीं जाता है। ये जो राशि हमने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कराई है ये हमारी रिडेम्पशन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस राशि का हम प्रयोग में नहीं ले सकते। और तीसरी बात कंपनी लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखनी है कि शोधन से पहले डिबेंचर्स के इंटरेस्ट का फुल पेमेंट होना जरूरी है। यानी डिबेंचर्स पे जो भी ब्याज बकाया उसका भुगतान करने के बाद ही डिबेंचर का रिडेम्पशन यानी शोधन किया जाएगा। शोधन के लिए जो सेबी की हमारी गाइडलाइन है वो कहती है कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का निर्माण वही सेम चीज़ कंपनी वाले नियम के अकॉर्डिंग ही है कि फर्स्ट इसका जो शोधन आपको जो रिजर्व आपको बनाना है वो लाभांश भुगतान हेतु जो लाभ उपलब्ध हैं उसमें से ही हमको बनाना है। दूसरा, कुछ कंपनियां हैं जिनको इससे फ्री किया हुआ है, तो जो भी आपकी रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा कंट्रोल में जो भी हमारी फाइनेंस कंपनीज आती हैं या जो हमारी अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं 2013 के अंतर्गत जो वो हैं सूचित कंपनियां जो आपकी फाइनेंस या बैंकिंग का काम करती हैं, सूचित गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं और भवन निर्माण वित्तीय संस्थाएं और असूचित गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं भवन निर्माण यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर चाहे सूचित और असूचित, इन सबको फ्री रखा गया है कि शोधन के लिए इन लोगों को डीआरआर बनाना आवश्यक नहीं होता। इनको छोड़कर अन्य कोई भी असूचित कंपनी यदि है तो उसे शोधन से पहले डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को बनाना जरूरी होगा। ये पॉइंट सेबी की गाइडलाइन में भी है जो मैंने आपको पहले बताया था कि शोधन किसी भी तरह से किया जाए, कन्वर्जन को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में शोधन किया जा रहा है तो हमें इसे अंकित मूल्य का कम से कम 10% डीआरआर में ट्रांसफ़र करना अनिवार्य होगा। इन्हें ट्रांसफ़र किए बिना हम शोधन नहीं कर सकते। किसी भी शोधन जब किसी डिबेंचर का शोधन होने वाला होगा तो उसके अगले 31 मार्च तक जो भी शोधन ड्यू होगा, किसी भी मंथ के किसी भी ईयर के 31 मार्च तक जो भी रिडेम्पशन ड्यू होगा उसका कम से कम 15% हमारा मार्केट में इन्वेस्ट होना जरूरी है। 31 मतलब 15% प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक, यानी 31 मार्च तक जो भी ड्यू होगा उसके लिए हमारा 30 अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट होना सिक्योरिटीज़ में ज़रूरी है रिडेम्पशन के लिए। ये सेबी की गाइडलाइन में आता है। इसी प्रकार डिबेंचर रिडेम्पशन में सेबी गाइडलाइन में ये ध्यान रखना है कि ऐसा संचय जो आपने लाभ कमाने वाले मतलब ये जो हमारा संचय बनेगा ये करंट ईयर के प्रॉफिट में से बनेगा, इसके लिए हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को काम में नहीं ले सकते और इस राशि को हमें ऋण पत्रों के जीवन काल के अंदर ही पूरा बनाना होगा और करंट ईयर के प्रॉफिट को ही काम में लिया जाएगा।
शोधन करने के पश्चात जो डीआरआर की राशि बचेगी उसे कंपनी जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकती है। यानी इसमें हम एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे सपोज़ करो कि हमने कोई डिबेंचर्स इशू किए हैं, हमने 5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं, जिसे हमें 5 ईयर्स में इसका आफ्टर 5 ईयर्स हम इसे रिडेम्पशन करना है। यदि ऐसी सिचुएशन है तो हमें इसको 5 सालों में 5 किश्तों में बांट सकते हैं। यानी प्रत्येक वर्ष पर ईयर हमें 1 लाख रुपए करंट ईयर के प्रॉफिट में से ट्रांसफ़र करना होगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। लेकिन सपोज को कंपनी अभी नई शुरू हुई है, उसको फर्स्ट ईयर में कोई प्रॉफिट होता ही नहीं है, प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर से शुरू होता है। तो चूंकि अब हमारे पास इफेक्टिव ईयर केवल 4 ईयर ही हैं, फर्स्ट ईयर में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो फिर हम उसको 4 किश्तों में डिवाइड कर देंगे। तो हमें पर ईयर करंट ईयर के प्रॉफिट में से ट्रांसफ़र करने होंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। तो ये ध्यान रखना है, जब से प्रॉफिट शुरू हुआ है तब से लेकर जब शोधन करना है उसमें जितने वर्षों की अवधि होगी उतने वर्षों की किश्तों में बांट के कम से कम इतनी राशि हमको प्रति वर्ष ट्रांसफ़र करनी होगी। इससे ज़्यादा भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखिए इसके एंट्रीज़ कैसे बनेंगी हमारी। तो जब भी हम डीआरआर में राशि ट्रांसफ़र करेंगे तो डीआरआर में चूँकि प्रॉफिट करंट ईयर के प्रॉफिट में से ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जब भी हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो सरप्लस से पैसा हम ट्रांसफ़र कर देंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये जो राशि ट्रांसफ़र करेंगे ये हमारी करंट ईयर के प्रॉफिट में से होनी चाहिए और ये कम से कम 10% हमारे फेस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। और किश्तें यदि निश्चित की गई तो किश्त की राशि के बराबर राशि हमको ट्रांसफ़र करनी होगी। दूसरा, जितनी भी आपके फेस वैल्यू है उसका 15% हमें स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो जब भी हम इसको इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी डीआरआर में ट्रांसफ़र करने के बाद जो पैसा ट्रांसफ़र किया है उसमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें फेस वैल्यू का कम से कम 15% स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस राशि को चूँकि हमारी संपत्ति है इसे हम नॉन करंट असेट्स के अंदर दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट के रूप में हम इसको राशि को दिखाएंगे। जिस वर्ष शोधन होगा उस वर्ष इन इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया जाएगा और पैसा हम वसूल कर लेंगे जो शोधन के काम में हमको लेना है। तो जब इन इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका यदि कोई प्रॉफिट लॉस होता है तो वो हमें डीआरआर में ट्रांसफ़र कर देना है। शोधन पूरा होने के बाद डीआरआर की राशि को हम जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र करके इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, जिसकी हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। फिर जो भी राशि हमारी होगी उससे हम डिबेंचर्स का शोधन कर देंगे। शोधन की हमारी वही एंट्रीज बनेगी जो हमने आउट ऑफ कैपिटल में बनाया था। यानी जब हमारा शोधन ड्यू होगा तो हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और चुकाने पर एंट्री बन जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब एग्जाम्पल लेके देखेंगे इसे हमें किस तरह से करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, श्याम लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 9% डिवेंचर 1 अप्रैल 2015 को 10% प्रीमियम पे इशू किए हैं। तो ये सिंपल इशू की एंट्री बन जाएगी हमारी 1 अप्रैल 2015 को, जिसका शोधन 5% प्रीमियम पर 31 मार्च 2020 को किया जाना है। ये पहले से ही शर्तों में तय है कि शोधन 5% प्रीमियम पे होगा। तो ये हमारा इशूड विद कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन शो है, तो इसमें आपको प्रीमियम की व्यवस्था अभी करनी होगी। तो हमारी इशू की एंट्री थोड़ी सी अलग बनेगी, जैसा मैंने इशू ऑफ डिबेंचर्स में आपको बताया था। संचालक मंडल ने 31 मार्च 2018 को आवश्यक राशि डीआरआर में ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया। तो 31 मार्च 2018 को हम ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे, जिसे 30 अप्रैल 2019 को हमने इन्वेस्ट कर दिया है। देय तिथि है हमारी 31 मार्च 2020 को। हमने विनियोगों को बेच के राशि प्राप्त कर ली है, इसका शोधन कर दिया है और हमने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया है। तो इसकी फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी जब हमने शेयर्स डिबेंचर्स इशू किए हैं, यानी ऑन 1 अप्रैल 2015। फर्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी 1 अप्रैल 2015 जब डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं। तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमने इशू किए हैं 100 × 10,000, यानी प्रीमियम पे इशू किए हैं 10%, तो 110 ये अपना हो जाएगा 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपीज़।
सेकंड, चूँकि प्रीमियम की पहले से व्यवस्था करनी है, पहले से निश्चित है, तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री बनेगी 1 अप्रैल 2015 को अलॉट करने की, वो हमारी बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रीमियम रिडेम्पशन है तो लॉस हो जाएगा, लॉस को हम यही व्यवस्था कर लेंगे, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों जो इशू पे है आपका, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिसकी व्यवस्था हमने अभी कर ली है, ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा डिबेंचर है 10 लाख रुपए का, इस पे 10% प्रीमियम हमारा इशू पर है 1 लाख रुपए, 5% है हमारा रिडेम्पशन पे 50,000, तो ये एंट्री बन जाएगी हमारी 11 लाख का। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है और 50,000 रुपये का हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी इशू करने की। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमने 31 मार्च 2018 को डिसाइड किया कि हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, तो हमारे ट्रांसफ़र करने की एंट्री बन जाएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो हमें राशि ट्रांसफ़र करनी है, हमें फेस वैल्यू का कम से कम 10% ट्रांसफ़र करना होता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। 30 अप्रैल 2019 को हमने इन्वेस्ट करने का निर्णय किया है। इन्वेस्ट का नियम है कि फेस वैल्यू का कम से कम 15% हमें इन्वेस्ट करना होता है, तो हम इन्वेस्ट कर देंगे 1,50,000। तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यदि क्वेश्चन में क्लियर सूचना नहीं हो तो हमें ध्यान रखना है कि हमें DRR में जो ट्रांसफ़र करना है वो हमें ट्रांसफ़र करना है 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, और जो हमें इन्वेस्ट करना है वो हमें ध्यान रखना है 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ये एटलीस्ट हमें इन्वेस्ट करना है, इतना हमें ट्रांसफ़र करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 1,50,000। ये दोनों नियम आपको ध्यान रखने हैं कि जब भी क्लियर इस पर सूचना नहीं हो तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में हमें एटलीस्ट फेस वैल्यू का 10% ट्रांसफ़र करना होगा और इन्वेस्ट करना होगा फेस वैल्यू का एटलीस्ट 15%। अब 31 मार्च 2020 को हमें इसका शोधन कर देना है, तो 31 मार्च 2020 को पहले हम इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। इसमें कोई सूचना नहीं है तो आप मान लेंगे हमने इसको फेस वैल्यू पर ही बेच दिया, हमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये हम मान के चलेंगे कि हमने इसको कोई सूचना नहीं है तो 1,50,000 में हमने इसको बेच दिया होगा। कोई प्रॉफिट लॉस यदि होता तो उसको हम DRR में ट्रांसफ़र कर देते। प्रीमियम की व्यवस्था चूँकि हम पहले ही कर चुके हैं तो हमारी एंट्री बन जाएगी ड्यू करने की 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो ये हमारा डिबेंचर है 10 लाख रुपए के, प्रीमियम है हमारे रिडेम्पशन पे 50,000, ये ड्यू हो जाएगा हमारा 10,50,000। इसी मार्च को हम इसको पेमेंट कर देंगे। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पेमेंट हो जाएगा हमारा 10,50,000 का। शोधन करने के पश्चात जो भी राशि हमने DRR में ट्रांसफ़र की है उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये हमारा आ जाएगा 1 लाख रुपए। तो इस तरह से एंट्रीज बनती है हमारी जब भी हम शोधन करते हैं आउट ऑफ
प्रॉफिट में। एक बार मैं फिर वापस से इसको रिवाइज कर देती हूँ आपको। जब भी आप इशू की सिंपल एंट्री जैसे बनती है वैसे ही बनेगी, लेकिन यदि रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम की सूचना इशू के समय पहले ही निश्चित कर दी गई है तो एंट्री में हमें ध्यान रखना है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर की व्यवस्था हमें पहले ही करनी है, जिससे हमारी प्रीमियम की व्यवस्था हो जाएगी। इसमें एक एंट्री 31 मार्च को और बनेगी हमारी 31 मार्च 2016 को, जो मैंने यहाँ पे छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमें डिस्काउंट के अपलेखन को ध्यान में नहीं रखना है, हमें इग्नोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसलिए हमने एंट्री नहीं की है। अदरवाइज हमें इसे इंटरेस्ट पे करने की एंट्री भी करनी थी शोधन से पहले, और जिस वर्ष हम डिबेंचर्स इशू करते हैं उस वर्ष हमने यदि कोई भी डिस्काउंट दिया है या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है तो उसको उसी साल हमें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से उसको राइट ऑफ करना होता है। तो यदि यहाँ पे व्यवस्था, क्योंकि इसने इग्नोर करने के लिए कहा हुआ है, अदरवाइज इसमें 31 मार्च 2016 को हमारी एंट्री बनती है स्टेटमेंट ऑफ पी एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये भी हमको एंट्रीज में ध्यान रखना है। फिर यदि कोई स्पष्ट सूचना नहीं है, यदि लाभों में से करना है तो हमको किस्त ट्रांसफ़र करनी है, यदि लाभों में से करने की कोई स्पष्ट सूचना नहीं है तो हमें फेस वैल्यू का कम से कम 10% ट्रांसफ़र करना है सरप्लस से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, और फेस वैल्यू का कम से कम 15% हमें इन्वेस्ट करना है मार्केट में एक पर्टिकुलर कुछ सिक्योरिटीज़ में जो स्पेसिफाइड है, जिसकी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जिस भी साल हमको रिडम्पशन करना है उस साल पहले हम इन्वेस्टमेंट को बेच के कैश रियलाइज़ कर लेंगे। कैश आने के बाद फिर उसका ड्यू करेंगे। ड्यू की एंट्री है डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यदि प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर इसका हम पेमेंट कर देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कंप्लीट शोधन होने के बाद जो भी डीआरआर का पैसा है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में। तो एंट्री बन जाएगी हमारी डीआरआर यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो इस तरह से एंट्रीज बनती है हमारी डीआरआर में ट्रांसफ़र करने की या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट की। आज के लिए इतना ही।